नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजीव्यापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम छात्रावास प्रबंधन टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रश्न प्रथम की ओर। छात्रावास आश्रम संचालन नियम 2010-11 के अनुसार छात्रावास आश्रम किस विभाग द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा, ऑप्शन बी आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन डी श्रम विभाग द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा छात्रावास आश्रम का संचालन होता है, क्योंकि छात्रावास आश्रम संचालन नियम 2010-11 में छात्रावास की परिभाषा दी गई है, जहां बताया गया है छात्रावास आश्रम से तात्पर्य उन छात्रावास आश्रमों से है जो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित होता है। तो आपको क्या याद रखना है? आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा छात्रावास आश्रम का संचालन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा, छात्रावास आश्रम में अधीक्षक की भूमिका क्या होती है? तो आपको याद रखना है छात्रावास आश्रम में अधीक्षक की भूमिका अभिभावक की होती है। किसकी होती है? अभिभावक की होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित की जा रही छात्रावास आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को रोजगारमुखी शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित की जा रही छात्रावास आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं प्रश्न चौथा की ओर। छात्रावासों की श्रेणी में, यहां पर क्या पूछ रहा है? छात्रावासों की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति के छात्रावास आश्रम, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति के आश्रम, ऑप्शन सी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास, ऑप्शन डी सामान्य वर्ग के छात्रावास। तो छात्रावासों की श्रेणी में सामान्य वर्ग के छात्रावास शामिल नहीं होते। किसके छात्रावास शामिल नहीं होते? सामान्य वर्ग के छात्रावास शामिल नहीं होते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4 श्रेणियों के छात्रावास संचालित है। कितने श्रेणियों के छात्रावास संचालित है? 4 श्रेणियों के छात्रावास संचालित है, जिसके अंतर्गत आ श्रेणी में, किसमें? आ श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के, किसके? अनुसूचित जनजाति के छात्रावास आश्रम आते हैं। उसके बाद आते हैं बा श्रेणी के अंतर्गत, बा श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति के आश्रम और छात्रावास आते हैं। उसके बाद सा श्रेणी के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास आते हैं, और चौथा श्रेणी होता है आपका दा श्रेणी। कौन सा श्रेणी होता है? दा श्रेणी। तो दा श्रेणी के अंतर्गत वे छात्रावास जो आ बा सा के अंतर्गत, आ बा सा के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दा श्रेणी कहा जाता है। तो दा श्रेणी के छात्रावास क्या होंगे? वे छात्रावास जो आ बा सा श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें दा श्रेणी के छात्रावास कहा जाता है। तो कुछ चर्चा कर लेते हैं हम आ बा सा के श्रेणी के छात्रावास में प्रवेश। तो आ बा सा श्रेणी के छात्रावास में, किसमें? छात्रावास में प्रवेश हेतु क्या होता है? प्रवेश हेतु 90% सीट। कितना प्रतिशत सीट? 90% सीट उसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। क्या होंगे? आरक्षित होते हैं, आरक्षित होते हैं जिनके लिए छात्रावास संचालित है। तो यहां पर प्रावधान है कि आ बा सा में छात्रावास में प्रवेश हेतु 90% सीट, कितना प्रतिशत सीट याद रखना है? 90% सीट उसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे जिनके लिए छात्रावास संचालित है। समझते हैं ये क्या प्रावधान है करके। जैसे आ श्रेणी है, कौन सा श्रेणी है? आ श्रेणी। तो आ श्रेणी के अंतर्गत कौन सा छात्रावास है? अनुसूचित जनजाति के छात्रावास है। किसके हैं? अनुसूचित जनजाति के छात्रावास संचालित होते हैं। तो आ श्रेणी के अंतर्गत 90% सीट, कितना प्रतिशत सीट? 90% सीट अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए क्या होंगे? आरक्षित होंगे। अब जो बचा 10% सीट क्या होता है? जो 10% सीट बचता है उसे यथास्थिति, क्या होता है? यथास्थिति। या तो किसको? अनुसूचित जाति को दिया जाएगा, किसको? अनुसूचित जाति। या क्या होता है? अनुसूचित जनजाति को, किसको? अनुसूचित जनजाति को, जनजाति के छात्र को। या तो क्या होगा? अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र को, किसको? अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र को। या सामान्य श्रेणी के, किसके? सामान्य श्रेणी के विकलांग छात्र के या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे छात्रों को क्या किया जाता है? 10% सीट प्रदान किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? आ बा सा के अंतर्गत छात्रावास में प्रवेश हेतु 90% सीट उसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे जिनके लिए छात्रावास संचालित हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
छात्रावास में प्रवेश हेतु कितनी प्रतिशत सीट उसी वर्ग के लिए आरक्षित होती है जिनके लिए छात्रावास संचालित हो रही है? तो अभी हमने चर्चा किया 90% सीट। कितना प्रतिशत सीट? 90% सीट उसी वर्ग के लिए आरक्षित होगी जिनके लिए छात्रावास संचालित हो रहा है। चलते हैं प्रश्न छठवां की ओर। यहां प्रश्न पूछ रहा है छात्रावास अधीक्षक का दायित्व है। तो आप ऑप्शन ए, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। जी हाँ, बिल्कुल, छात्रावास अधीक्षक का दायित्व होता है कि छात्रावास के अंतर्गत जो भी संसाधन है उनका बेहतर ढंग से उपयोग कर सके। ठीक है, ये क्या होगा? अधीक्षक का दायित्व है। ऑप्शन बी, छात्रावास में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद गतिविधियों का संचालन अवश्य किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, छात्रावास अधीक्षक का क्या होता है? दायित्व होता है कि छात्रों के विकास के लिए समय समय पर वो सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद गतिविधियों का संचालन कर सके, जिससे बच्चों का क्या हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। यह भी अधीक्षक का क्या है? दायित्व है। ऑप्शन सी, भवन में, कहा भवन में पानी बिजली का प्रबंधन करना एवं किचन को साफ सुथरा रखना भी अधीक्षक का दायित्व है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी क्या होंगे? अधीक्षक के दायित्व है। क्या है? उपरोक्त सभी अधीक्षक का दायित्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्था के किस पंजी में समस्त कर्मचारियों के नाम अंकित होते हैं? तो आपको याद रखना है, संस्था के कर्मचारी उपस्थिति पंजी में, किसमें? कर्मचारी उपस्थिति पंजी में संस्था के समस्त कर्मचारियों के नाम क्या होते हैं? दर्ज होते हैं। तथा जो भी कर्मचारी क्या लेता है? अवकाश लेता है। क्या लेता है? अवकाश लेता है, उसे भी किसमें दर्ज किया जाता है? कर्मचारी उपस्थिति पंजी में दर्ज किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? संस्था के किस पंजी में समस्त कर्मचारियों के नाम दर्ज होते हैं? कर्मचारी उपस्थिति पंजी में होते हैं। तो कुछ चर्चा कर लेते हैं हम। बैठक या प्रस्ताव पंजी पर क्या होता है जान लेते हैं। बैठक और प्रस्ताव पंजी क्या होता है? इसमें संस्था के संबंधित विभिन्न समितियों के बैठकों का विवरण दर्ज होता है। जो भी क्या होता है इसमें संस्था से, किससे? संस्था से संबंधित 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 विभिन्न समितियों के बैठकों का विवरण दर्ज होता है। क्या होता है? विवरण दर्ज होता है। क्या किया जाता है? विवरण दर्ज किया जाता है। तो संस्था के अंदर क्या बहुत सारी क्या होती है? समिति होती है, जैसे पालक समिति हो, निगरानी समिति होती है, प्रवेश समिति होती है। उनके बैठक के जो भी क्या होते हैं? तथ्य होते हैं, उनको कहां दर्ज किया जाता है? बैठक और प्रस्ताव समिति के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कौन सी समिति पर? सूचना पंजी पर क्या होता है? कौन सा पंजी पर चर्चा कर लेते हैं? सूचना पंजी क्या होता है? तो सूचना पंजी के अंतर्गत अधीक्षक जो भी सूचना प्रसारित करता है, किसके माध्यम से करता है? सूचना पंजी के माध्यम से। तो सूचना पंजी के माध्यम से क्या होता है? अधीक्षक, किसके द्वारा? अधीक्षक क्या करता है? सूचना प्रसारित करता है। क्या करता है? सूचना प्रसारित करता है। आपको याद रखना है कि सूचना पंजी के माध्यम से अधीक्षक क्या करता है? सूचना प्रसारित करता है। उसके बाद होता है प्रवेश पंजी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रवेश पंजी क्या है करके जान लेते हैं कि इस पंजी में संस्था में प्रवेशित छात्रों का, किसमें? संस्था में प्रवेशित छात्रों का नाम दर्ज होता है। क्या होता है? नाम दर्ज होता है। तो प्रवेश पंजी में क्या होता है? संस्था में प्रवेशित छात्रों का क्या होता है? नाम दर्ज होता है। अब ये पंजियां क्यों बनाई जाती है? प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, पंजियां क्यों बनाई जाती है? अभिलेखों का संधारण के लिए। किसके लिए? अभिलेखों का संधारण के लिए क्या बनाया जाता है? पंजियां बनाया जाता है। जो किसके द्वारा बनाया जाता है? अधीक्षक द्वारा। किसके द्वारा? अधीक्षक के द्वारा क्या बनाया जाता है? अभिलेखों के संधारण हेतु क्या बनाया जाता है? पंजी बनाया जाता है। तो ये छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? अभिलेखों का संधारण करना। क्योंकि आप अपने अभिलेखों का संधारण करके रखेंगे तो छात्रावास के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी। तो पारदर्शिता बनाने के लिए क्या किया जाता है? अभिलेखों का संधारण किया जाता है। और अभिलेखों के संधारण के लिए विविध प्रकार की क्या बनाई जाती है? पंजियां बनाई जाती है। इसका मैं विस्तार पूर्वक पूरे अपने वीडियो में बना लिया हूं, बाकी आप उन पर जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां। किस पंजी में प्रत्येक दिन के भोजन सामग्री के आवक जावक का खर्च विवरण होता है? तो आपको याद रखना है आय व्यय पंजी में। किसमें? आय व्यय पंजी में प्रत्येक दिन के भोजन सामग्री के आवक जावक का खर्च का विवरण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां। दुर्घटना एवं बीमारी जैसी आकस्मिक एवं विपरीत परिस्थितियों में अधीक्षक के दायित्व होंगे। ऑप्शन ए, संस्था में प्राथमिक उपचार करना, कर आवश्यक पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना। जी हाँ, अगर कोई भी दुर्घटना और बीमारी हो जाता है तो अधीक्षक का सबसे पहले दायित्व होता है कि संस्था के अंतर्गत छात्र का प्राथमिक उपचार करे और स्थिति क्या हो रही है? गंभीर होने पर उसे क्या करे? नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर तत्काल स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे। यह क्या होता है? अधीक्षक का दायित्व होता है। उसके बाद क्या है? ऑप्शन बी पर चर्चा करते हैं। 108 नंबर डायल कर एम्बुलेंस की सहयोग प्राप्त करे। जी हाँ, अगर दुर्घटना बहुत गंभीर होता है तो तत्काल ही अधीक्षक का दायित्व होता है कि 108 नंबर कर तत्काल ही एम्बुलेंस का सहयोग प्राप्त करे। ऑप्शन सी, पालकों एवं उच्च अधिकारी को त्वरित
सूचना प्रदान करे। अगर कोई दुर्घटना और कोई छात्र बीमार हो जाता है तो अधीक्षक का दायित्व होता है कि पालक एवं उच्च अधिकारी को त्वरित सूचना प्रदान करे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही सुमेलित कीजिए। यहां पर प्रश्न पूछ रहा है सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या दिया गया है? समिति दिया गया है, एक तरफ क्या दिया गया है? समिति क्या बैठक दिया गया है। तो ऑप्शन ए पालक समिति है, ऑप्शन बी के अंतर्गत क्या है? स्थानीय समिति, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? जनपद स्तरीय समिति, और ऑप्शन डी में दिया गया है जिला स्तरीय समिति दिया गया है। क्या दिया गया है? जिला स्तरीय। और यहां पर पूछ रहा है समिति को बैठक को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो सॉरी, पालक समिति। पालक समिति का बैठक आपको याद रखना है प्रति माह में कितने बार होता है? 2 बार। मैंने चर्चा किया है कि पालक समिति का बैठक प्रति माह में कितने बार होता है? 2 बार होता है। वैसे ही आपको याद रखना है स्थानीय समिति। किसका? स्थानीय समिति का बैठक क्या होता है? प्रति माह 1 बार होता है। कितने बार होता है? प्रति माह 1 बार। पालक समिति का बैठक क्या होता है? माह में 2 बार होता है। स्थानीय समिति का बैठक कितने बार होता है? प्रति माह 1 बार होता है। वैसे ही जनपद स्तरीय समिति का बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित होता है। कितने माह में होता है? प्रत्येक 3 माह में। और आपको याद रखना है जिला स्तरीय समिति का बैठक प्रत्येक 6 माह में आयोजित किया जाता है। तो पालक समिति का बैठक कितने होता है? प्रति माह में 2 बार आयोजित होता है। तो ए का ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। कौन सा होगा? ए का क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो देखते हैं ए के अंतर्गत किसमें 2 आ रहा है। हाँ, तो ऑप्शन ए में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या हो जाएगा? ए होगा। तो आपको क्या याद रखना है? पालक समिति का बैठक क्या होता है? माह में 2 बार आयोजित होता है। स्थानीय समिति का बैठक क्या होता है? प्रति माह 1 बार आयोजित होता है। जनपद स्तरीय समिति का बैठक क्या होता है? प्रत्येक 3 माह में क्या होता है? आयोजित होता है। जिला स्तरीय समिति का बैठक क्या होता है? प्रत्येक 6 माह में क्या होता है? आयोजित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10वां। आदिवासी विकास खंडों में संचालित छात्रावास आश्रमों के लिए किंतु जिला मुख्यालय में स्थित संस्था को छोड़कर गठित छात्रावास समिति का अध्यक्ष क्या होगा? तो यहां पर क्या प्रश्न पूछ रहा है? आदिवासी विकास खंडों में संचालित किंतु जिला मुख्यालय को किसको छोड़कर? जिला मुख्यालय में स्थित संस्था को छोड़कर गठित छात्रावास समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष शिक्षा समिति। कौन? अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत इस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। आपको याद रखना क्या है? अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत इस समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? इस समिति के में विकास खंड, कौन? विकास खंड मुख्यालय में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय का वरिष्ठतम प्राचार्य इस समिति का क्या होता है? सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। उसके साथ आपको याद रखना है क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, वो भी इस समिति का क्या होता है? सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। और उसके बाद क्या होता है? विकासखंड शिक्षा अधिकारी इस समिति का क्या होता है? सदस्य सचिव होता है। क्या होता है? सदस्य सचिव होता है करके आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो आपसे बन जाने चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर प्रश्न पूछ रहा है आदिवासी विकास खंड से बाहर स्थित, यहां पर क्या प्रश्न पूछ रहा है? आदिवासी विकास खंड से बाहर स्थित अन्य अन्य छात्रावास आश्रम एवं जिला मुख्यालय में स्थित संस्थाओं के लिए गठित छात्रावास समिति का अध्यक्ष कौन होगा? यहां पर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? आदिवासी विकास खंड से बाहर स्थित, क्योंकि आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहां प्रश्न पूछ रहा है आदिवासी विकास खंड से बाहर स्थित अन्य छात्रावास आश्रम एवं जिला मुख्यालय में स्थित संस्थाओं के लिए गठित छात्रावास समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो आपको याद रखना है इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। कौन? जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि इस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है करके आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि इस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि इस समिति में अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला पंचायत क्या होता है? इस समिति का सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। उसके साथ आपको याद रखना है कि जिला शिक्षा अधिकारी, कौन सा? जिला शिक्षा अधिकारी इस समिति का क्या होता है? सदस्य होता है। क्या होता है? इस समिति का सदस्य होता है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास इस समिति का क्या होता है? सदस्य सचिव होता है। क्या होता है? सदस्य सचिव होता है करके याद रखना है, सदस्य सचिव। इसके साथ साथ इस समिति में क्या होता है? एक और सदस्य होता है, जो कौन होता है? जिला कलेक्टर द्वारा। आपको क्या याद रखना है? एक सदस्य और कौन होता है? जिला कलेक्टर द्वारा चयनित, क्या? जिला कलेक्टर द्वारा चयनित अनुसूचित जाति, किसका? अनुसूचित जाति तक एवं जनजाति का, किसका? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक एक विधायक क्या होंगे? इस समिति के सदस्य होंगे। तो इसके साथ आपको क्या याद रखना है? उपरोक्त सभी के साथ आपको याद रखना है एक और अन्य सदस्य होंगे कि जिला कलेक्टर द्वारा चयनित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक एक विधायक क्या होंगे? इस समिति के भी क्या होंगे? सदस्य होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12वां। छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण किया जाएगा। तो आपको याद रखना है छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सहायक आयुक्त द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा?
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रावास में प्रथम प्रवेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन प्रथम, निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह कथन क्या है? सत्य है। छात्रावास में छात्र को प्रथम बार प्रवेश लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। तो प्रथम कथन हमारा क्या होगा? सत्य होगा। कथन दूसरा, गत वर्ष परीक्षा के प्राप्तांकों की अंक सूची एवं उत्तम आचरण प्रमाण पत्र की छाया कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। यह कथन भी क्या है? सत्य है। छात्र को आवेदन पत्र के साथ गत वर्ष के परीक्षा के प्राप्तांकों की अंक सूची की तथा उत्तम आचरण प्रमाण पत्र की छाया कॉपी प्रस्तुत करनी होती है आवेदन के साथ। तो यह कथन भी क्या है? सत्य है। कथन तीसरा, निवास स्थल से 3 किलोमीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्था संचालित न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह भी कथन क्या है? हमारा सत्य है कि छात्र को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है कि उसके निवास स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी में किसी प्रकार की भी शैक्षणिक संस्था संचालित नहीं हो रही है। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? सरपंच या पंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न के हमारे तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिला एवं विकासखंड मुख्यालय पर संचालित सभी प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश मापदंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहां हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। कथन प्रथम, छात्रावास में प्रवेश का मुख्य मापदंड मेरिट लिस्ट होगा। तो यह कथन क्या है? सत्य है। प्रथम कथन क्या है हमारा? सत्य है। जिला एवं विकासखंड मुख्यालय पर संचालित छात्रावास में प्रवेश मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। तो प्रथम कथन हमारा क्या होगा? सत्य होगा। कथन दूसरा, जिला स्तरीय छात्रावास में प्रवेश हेतु विगत परीक्षा में 55% अंक की आवश्यकता होती है। तो यह कथन भी क्या है? सत्य है कि जिला स्तरीय छात्रावास में प्रवेश हेतु विगत परीक्षाओं में 55% अंक लाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तभी छात्रावास में छात्र को क्या दिया जाता है? प्रवेश दिया जाता है। तो कथन दूसरा भी क्या है हमारा? सत्य है। कथन तीसरा, विकासखंड स्तरीय छात्रावास में प्रवेश हेतु विगत परीक्षा में 60% अंक लाना आवश्यक है। यह कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। विकासखंड स्तरीय छात्रावास में प्रवेश हेतु 50% अंक लाने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न में कथन हमारा तीसरा क्या है? असत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, केवल तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्री मैट्रिक स्तर के छात्रावास या आश्रमों में प्रवेशित छात्रों को कितना माह का शिष्यवृत्ति देय होगा? तो 10 माह का शिष्यवृत्ति देय होता है। प्री मैट्रिक स्तर के छात्रावास आश्रमों में प्रवेशित छात्रों को 10 माह का शिष्यवृत्ति देय होता है। आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को कितना कासन मनी छात्रावास अधीक्षक के पास जमा करना होगा? तो इसका आंसर होता है 1000। तो स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को छात्रावास अधीक्षक के पास 1000 रुपए जमा करना है। इसे भी आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1000। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रावास में निवासरत छात्रों के लिए कितने दिन की आकस्मिक अवकाश स्वीकृत होगी? कौन सी अवकाश? आकस्मिक अवकाश। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 दिनों की आकस्मिक अवकाश क्या होती है? स्वीकृत होती है। आपको याद रखना है, छात्रावास में निवास छात्रों को 10 दिन की क्या दी जाती है? आकस्मिक अवकाश दी जाती है। उसके साथ आपको याद रखना है 30 दिन की अस्वस्थता अवकाश भी दी जाती है। क्या? अस्वस्थता अवकाश दी जाती है। अर्थात छात्र अस्वस्थ हो जाता है तो 30 दिन की अवकाश क्या होती है? स्वीकृत होती है। आकस्मिक अवकाश कितने दिन की होती है? आपको याद रखना है 10 दिन की। अस्वस्थता अवकाश कितने दिन की होती है? 30 दिन की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वस्थ मन योजना के अंतर्गत छात्रावास में प्रवेशित छात्रों को कितने समय में स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी? तो इसका आंसर होता है प्रति माह। तो छात्रावास में प्रवेशित छात्रों को स्वस्थ तन एवं स्वस्थ मन योजना के अंतर्गत प्रति माह स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रावास प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों की आवासीय सुविधा का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी, समाज में सामाजिक समरसता का गुण का विकास करना। ऑप्शन सी, छात्रों के लिए रोजगार कार्यक्रम संचालित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न रखने हैं। आपको यह सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो मेरा यह क्वेश्चन पेपर है उसे टाइप करता है वो मेरे मित्र का हाथ टूट गया है, इसीलिए मैं इस प्रश्नों को पेन के माध्यम से लिख के आपको प्रस्तुत किया हूं। तो यह प्रयास आपको कैसा लगता है बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी मेरे पास यह संभव नहीं है कि मैं प्रश्न को टाइपिंग करा पाऊं। तो जैसे ही मेरे मित्र का हाथ ठीक होता है तो हम तुरंत ही टाइपिंग फॉर्मेट में आएंगे। और यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आगे भी इस प्रकार के हम क्वेश्चन टाइप बिना किए बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।